बदलते भारत की शान। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, यानी मन का सीधा कनेक्शन अन्न से जुड़ा है। अगर हम अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम जो अन्न खा रहे हैं हम उसकी शुद्धता का भी ख्याल रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और एक बार फिर हम लुधियाना से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्टार्टअप जर्नी जो जुड़ी हुई है सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस की प्रोसेसिंग से। तो यहाँ से सीधे चलेंगे परमजीत खालसा जी की प्रोसेसिंग यूनिट पर। तो चलिए मेरे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। तो दोस्तों, हमारे साथ है परमजीत खालसा जी। और खालसा साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दे दें। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम परमजीत सिंह खालसा। मैं पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं किसान हूँ और अपने खेत में जो मैं अनाज पैदा करता हूँ उसको प्रोसेस करके फिर मैं मार्केट में बेचता हूँ। जैसे कि आम किसान है, वो अपना जो गेहूँ, मक्का, धान, जो भी उनका जो फसल होता है, उत्पादक होता है उसको वो डायरेक्ट मार्केट करते हैं। उससे उनका जो आमदन है, आय है, वो कम होता है। सो मैं एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, सिफट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से उनकी ट्रेनिंग से, उनके बताए हुए जैसे वो बताते हैं उनके अनुसार मैं अपने खेत में जो भी फसल पैदा करता हूँ उसको डायरेक्ट मार्केट नहीं करता। मैं उसको खेत में से ले आके उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग और सेकंड प्रोसेसिंग करके उसको पैक करके मैं मार्केट में बेचता हूँ, जिससे किसान की आमदन जो है वो बढ़ती है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि परमजीत खालसा जी जो हैं वो सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट किसान हैं। तो खालसा साहब, क्यों ना हम आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में अंदर चलकर देखें कि किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये खालसा जी का जो है प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे खालसा साहब के यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारा काम है वो है बेसन, चने की दाल का, और हल्दी, गरम मसाला। ज़्यादा कोशिश ये होता है कि हम जो पंजाब में अनाज पैदा होता है, जो गेहूँ है, मक्का है, अपने खेत में पैदा करके उसको प्रोसेस करके बेचें। और जो कम पड़ गया वो जो हमारे लोकल किसान हैं उनसे लेकर हम उसको प्रोसेस करके बेचें। और ये जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है कितनी पुरानी है और क्यों मन में आया कि मैं जो फसल लगा रहा हूँ उसको मुझे प्रोसेस करके आगे मार्केट में भेजना है? 2011 में हमने शुरू की थी। जब हम फसल अपनी बोकर उसको काट के हार्वेस्टिंग करके, दैट्स नॉट प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेचते हैं तो उसका भाव जो है, जहाँ तो वो जो एमएसपी है, जहाँ गवर्नमेंट ने किया हुआ है नियुक्त, उसके हिसाब से बिकता है, जब बहुत बार उससे भी कम बिकता है। फॉर एग्जांपल जो मक्की है, कणक है, गेहूं है, धान है, वो तो गवर्नमेंट का एक फिक्स रेट है, उससे मिल जाता है। बट जो अचार वगैरह हम बनाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उसमें तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो खेत में ही ऐसे ही कल्टीवेट करनी पड़ती है, उसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर ये मन में आया कि अगर हम अपनी कणक को उसका दलिया बना के बेचते हैं तो वो और महंगा बिकता है।
आटा जो है वो और महंगा बिकता है, हल्दी को मार्केट में बेचते हैं, वो सस्ती बिकती है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। सो ऐसा मन में एक ख्याल आया कि एक तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो भी कहते हैं कि जिमीदार का जो आय है वो बढ़ना चाहिए। तो वो तभी बढ़ेगा अगर हम, जो गवर्नमेंट हमारे को स्कीमें दे रही है, गवर्नमेंट हमारे को बता रही है कि भाई ऐसे ऐसे करो, अगर हम ऐसे करेंगे तभी उसका हमारा आमदन बढ़ सकता है। वो सबको सेटअप को लेकर मैंने ये सारी मशीनें शुरू की है। तो आपने जब ये सोच लिया, ठान लिया कि मुझे प्रोसेस करके अपनी फसल को मार्केट तक भेजना है, उस दौरान क्या कुछ चैलेंजेस आए, क्या चुनौतियां थी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक किसान जब सोचता है कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो वो क्या चुनौतियां रहती हैं? सेफ्टी लाइसेंस FSSAI कहते हैं, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड हम तैयार कर सके। सबसे पहले तो ये चैलेंज है। उसके बाद चैलेंज है कि जो मशीनरी है, मशीनरी हम कहाँ से लें, कैसी लें, वो फूड ग्रेड की है, उसका जो मेटल है, उसका जो स्टोन है वो फूड ग्रेड का हो। और उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने उसको प्रोसेस करना है, उसकी जो गुणवत्ता है, हाइजीन के लिए हमको क्या कुछ करना है, कैसे करना है, जो फैसिलिटी है उसकी सफाई करना है, ये सब तो है हमारे इंटरनल। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसे बिग चैलेंज फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर और फार्मर, इवन जो गांव में रहते हैं, जैसे मैं एक छोटे कस्बे में रहता हूँ, मैं एक टाउन में रहता हूँ, कि मार्केट में जब हमारा सामान जाता है, हमारा मटेरियल जाता है, फूड जाता है, हमारा जो मुकाबला जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, जहाँ हम जिसको कहते हैं कि हमारा जो आगे कंपटीटर है, कंपटीशन जिसके साथ है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके साथ हमारा जो पैकेजेस है, मतलब कंपटीशन में यही आता है कि पैकेज वगैरह जो हम तैयार करते हैं, उनके स्टेटस का, उनके हिसाब के हमारे साथ होना चाहिए। और जो गुणवत्ता है वो हम रख सकते हैं अच्छी, उनके बराबर की, लेकिन प्राइस, क्योंकि दे बाट मटेरियल इन द बल्क, वो तो टनों में सामान खरीदते हैं तो उनको सस्ता मिलता है, तो हम थोड़ा सामान खरीदते हैं जहाँ हमारे किसान को वो कॉस्टली पड़ता है। तो ऐसे चैलेंज जो है, ये मार्केट के चैलेंज सबसे बड़े चैलेंज है, दिस इज ए बिग चैलेंज। तो इन चैलेंजेस से कैसे उबरा जा सकता है वो भी हम खालसा साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में इस वक्त हमारी टीम है लुधियाना पंजाब में, और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एग्रीप्रेन्योर परमजीत खालसा जी से। खालसा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये जान लिया था कि क्या कुछ चैलेंजेस थे आपके सामने जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे अपनी फसल को प्रोसेस करके बेचना है। तो आपने इन सब चैलेंजेस का सामना कैसे किया और किन लोगों का सपोर्ट मिला? क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली कहीं से? किस तरह से शुरुआत हुई? देश में हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके बहुत से डिपार्टमेंट हैं, उनके बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट के आगे विंग्स हैं, तो उनके पास जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है। सलूशन के लिए हम किसी न किसी को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो मेरा जो जितने मेरे चैलेंज आए, जैसे कि मैंने जो मशीनें लगाई, ये मशीनें लगाने के समय जो चैलेंजेस आया, वो मैं शिफ्ट लुधियाना ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको TOT कहते हैं, वो डिपार्टमेंट में गया। उन लोगों ने मेरे को बताया कि ये मशीन आपका ठीक नहीं है, ये मशीन लगाओ, ये मशीन ठीक नहीं है।
उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, वो हाउ इज़ ए गुड फॉर फूड ग्रेड। तो सबसे पहले तो ये था, उसमें हमारी जो हेल्प की वो शिफ्ट लुधियाना ने की। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है कि जो मशीनरी है, मशीनरी में कभी कभी कोई नुक्स आ जाते हैं, कोई फॉल्ट आ जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना, स्पेयर पार्ट कहाँ से लेना है, अच्छा कहाँ से लेना है और सस्ता कहाँ से लेना है। क्योंकि हम अगर महंगी चीज़ खरीदेंगे तब भी हमारे को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आएगी। ये सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सीफट है, आईसीआर है, इसमें बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे विज्ञानी हैं, ऐसे उनके आगे उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हमारे को फिर बताते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो हमारे को बताते हैं। उसके बाद वो मार्केटिंग के बारे में हमारे को बताते हैं कि भाई आप मार्केटिंग कैसे करो, जैसे कि ग्रुप्स बनाओ, आप डिजिटल मार्केट करो, मतलब ऐसे वो टूल्स हमारे को बताते हैं जिससे हमारे को एक किसान से हमारे को वो एक बिजनेसमैन बनाते हैं, और एक किसान से हमारे को टेक्निकल मतलब पर्सन वो बनाते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिससे हमने फायदा लिया। बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे सरकारी संस्थान हैं और हर स्टेट में आपको मिलेंगे आईसीआर के इस तरह के इंस्टीट्यूट जो फार्मर्स की मदद के लिए ही खोले गए हैं। फार्मिंग में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, टेक्नोलॉजी बताते हैं कि किस तरह से आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है अगर आप प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीफिट ने आपको फुल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आप अपना प्रोसेसिंग यूनिट चलाना शुरू कर पाए। सारा सेटअप ही सीफिट की वजह से हुआ है, क्योंकि सीफिट ने ही शुरुआत में मेरे को ट्रेनिंग दी। सीफिट ने ही मेरे को ये बताया कि जब तक आप अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा लेते तब तक आप प्रोसेसर नहीं बन सकते। अगर आप बाहर से प्रोसेस कराएंगे, एक तो वो मशीनें कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये यूनिट तैयार करने के लिए मैं कहता हूँ कि इसका जो भी मतलब गुड थिंग जाता है, वो सब कुछ जो जाता है, मेरी जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, उसका सीफिट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को ही जाता है। जो पहला स्टेप है वो आप ही ने लिया और आप ही ने ठाना कि नहीं, मुझे अपनी आमदनी को बढ़ाना है और मुझे प्रोसेस करके अपनी फसल को बेचना है। तो आपने मशीनों की यहाँ पर बात की है, कितनी मशीनें हैं और ये जो सेटअप लगाने में खर्चा हुआ वो कितना आ जाता है? देखिए, ये जो सेटअप है ये मेरा फैमिली सेटअप है। ये सेटअप मैंने एक, इसमें काम भी जो लोग करते हैं वो हमारा फैमिली के लोग ही करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग और बाहर का काम मैं करता हूँ, और सब प्रोसेसिंग का काम जितना है वो मेरा बेटा करता है। पैकिंग का काम जो है वो मेरी वाइफ करवाती है, पैकेजेस जो पैकिंग का काम है। और जो टेक्निकल गाइडेंस है वो मेरी बेटी, शी इज़ PhD इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी, वो करती है। सो एक टीम वर्क है हमारा, ये फैमिली बिजनेस है। जब हमारे पास काम कम होता है तो हम खुद करते हैं, हम लेबर इनवाइट नहीं करते। जब हमारा ज़्यादा काम होता है तो देन वी कॉल फ्रॉम आउटसाइड लेबर बुलाते हैं। तो उसमें सामान प्रोसेस करने के लिए, मार्केटिंग के लिए और दूसरे कामों के लिए सीफिट ने हमारा बहुत जो साथ दिया है और हमारे को बहुत सी बातें बताई है। ये मैं समझता हूँ कि जब तक मैं नहीं चलूँगा तो काफिला नहीं बनेगा, जब तक मैं नहीं करूँगा कुछ तो तब तक और कुछ नहीं होगा। बेशक मैंने सारा कुछ किया है, लेकिन सीफिट ने उसमें बहुत किसी ना किसी का सहयोग बेहद ज़रूरी होता है, और वो जो साथ जब मिलता है तभी आपको एक हिम्मत भी मिलती है कि नहीं, आप इसमें अच्छा कर गुजरेंगे। तो आपने मार्केटिंग की बात की है, तो मार्केटिंग का क्या है, आप किस तरह से करते हैं? सीफिट तो आपकी हेल्प करता ही है, लेकिन आप अपने लेवल पर किस तरह से मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को? मार्केटिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो है कि मैं अपने माध्यम से खुद अपने कस्टमरों के पास जाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कहाँ मार्केट का, कहाँ कस्टमर का क्राउड है। एक हर कस्टमर का एक, जिसको हम कमोडिटी कहते हैं, एक उनकी श्रेणी है।
तो हम वो श्रेणी ढूंढते हैं, क्राउड ढूंढते हैं कि कहाँ, जैसे कि आपको फेस टू फेस जाकर कस्टमरों के साथ बात करनी है जो डोमेस्टिक कस्टमर हैं, उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस हैं, तो वो सारी मार्केट जो है वो मैं खुद करता हूँ। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि इन्होंने बताया था शुरुआत में ही कि एक स्पेशल तरह का ग्रेन भी तैयार करते हैं जो कि डायबिटीज वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर तैयार हो रहा है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। गांवों में बह रही है विकास की बयार, बदल रहा है ग्रामीण भारत का हाल। अब देखना है बजट 2024 में क्या है किसानों के लिए खास। देखिए मेरे साथ बजट 2024 गुरुवार 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम है लुधियाना पंजाब में। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्मार्ट किसान परमजीत खालसा जी से। तो खालसा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था आपसे कि हम मशीनों की प्रोसेसिंग भी समझेंगे, कितनी मशीनें हैं और कौन सी मशीन किस तरह से काम करती है। तो बताइए आप हमारे दर्शकों को। हमारे पास जितनी मशीनें हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास हल्दी, लाल मिर्च और गर्म मसाला ग्राइंडिंग का मशीन है, पल्वराइजर कहते हैं उसको। उसके बाद बेसन का मशीन है, उससे बेसन हम तैयार करते हैं चने की दाल लेकर। हमारे पास चक्की है जो स्टोन मिल जिसको कहते हैं, वो उस पे हम गेहूं का आटा, मक्की का आटा और शुगर फ्री जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं, हमारे जो गांव में लोग हैं, उनके लिए हम आटा तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्टोन क्लीनर है जिसको डी स्टोनर कहते हैं। जब किसी भी अनाज में स्टोन वगैरह आ जाते हैं तो हम इससे क्लीन करते हैं। आजकल का जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ शुरू हो चुकी हैं और पाई भी जाती हैं। अमूमन भारत में तो डायबिटीज़ काफ़ी पैर पसार चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ ज़रूरत है हमें ध्यान देने की? जब भी हम जंक फूड खाएंगे, ज़्यादा बॉयल ऑयली चीज़ें खाएंगे, तो उससे हमारा पेट का जो है शरीर का संतुलन खराब होगा। जब भी हम जो ज़मीन पे चीज़ पैदा की जाती है, किसान द्वारा पैदा की जाती है चीज़, वो खाएंगे, उससे हमारा लाइफस्टाइल भी ठीक रहेगा, हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा और बीमारियां मिलेगी। खासकर जो मैं देता हूँ अपने लोगों को, गांव में जो हमारे लोग हैं उनको, जो शुगर के लिए जो भी लेकर जाता है वो कहता है कि मेरा जो मेडिसिन है आगे से 25% रह गया, मेरा शुगर ठीक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारी सेहत है वो पूरी तरह से खाने पर ही निर्भर करती है। और जैसा कि खालसा जी खुद एक किसान है, अपनी जो क्रॉप है वो खुद खेतों में उगा रहे हैं, तब उसको प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है खालसा जी, जो मीडिएटर्स हैं वो किसानों से फसल खरीद के और कुछ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसी चीज़ें, एडल्ट्रेशन जो चल पड़ी है मार्केट में, वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि हम अच्छा शुद्ध खा ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है और मैं आपके डीडी किसान के माध्यम से जितने लोग ये सुन रहे हैं उनको मैं एक निवेदन करूंगा कि जब आप फूड की बात करते हैं तो कृपया ट्रस्टेड लोगों से, अच्छे लोगों से ही, मैं तो कहूँगा कि किसान के पास जाओ, उसको बोलो कि सामने प्रोसेसिंग करके दे दो तो आपको अच्छा एक खाने के लिए फूड मिलेगा। अब जो बात आपने की अडल्ट्रेशन की, हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिनकी निंदा करता हूँ, निखेधी करता हूँ जिनकी, वो किसान से अच्छा सामान लेते हैं, शुद्ध लेते हैं, अमृत जैसा फूड लेकर उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, जिनका सेहत पे, लोगों की सेहत पे तो असर पड़ता ही पड़ता है और हमारे जो प्रोडक्ट है हमारी सेल में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे से सामान लेते हैं कुछ और, आगे वो कुछ और बना के उसको बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को एक निवेदन भी करूंगा। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की अवेयरनेस बहुत है, लेकिन अगर अडल्ट्रेशन पे कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया जाए, भले वो लोगों को प्यार से समझाएं
या किसी और नियम के माध्यम से समझाएं कि अडल्टेशन नहीं करना चाहिए। अडल्टेशन से वेरी बैड थिंग इन फूड प्रोसेस। बिल्कुल। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड सर बात कर रहे थे तो आपने ये भी बताया था कि जो बड़ी मिल्स हैं उनको थोड़ा शायद ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है और जो छोटे फार्मर्स की मिल्स हैं उनको थोड़ा कम मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि आप वो पॉइंट भी आप चाह रहे थे कि सरकार से ये निवेदन करें, तो वो निवेदन भी आप कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो जो हमारी भारत सरकार है, इस समय की जो सरकार है, माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो किसानों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका एक ड्रीम है, उनका एक ऐसा, मैं मानूंगा कि मैं किसान होने के नाते मानूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसानों को एक बहुत फायदा मिले, किसान भी खुशहाल हो। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तो उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है, जहाँ वो इम्प्लीमेशन नहीं हो रही। जैसे कि मेरा एक छोटा सेटअप है, मेरा एक छोटा मिल है। जब मेरी अपनी कणक, जहाँ मेरे को किसान से कणक नहीं मिलती, तो मैं मार्केट में लेने जाता हूँ तो मेरे को मार्केट रेट में मिलती है। जो मार्केट में कमीशन एजेंट कहता है कि अब आज का रेट तो ये है, तो मेरे को वो लेनी पड़ती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, जो फ्लोर मिल हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा रोज का 20-50 क्विंटल 100 क्विंटल आटा प्रोसेस करके बेचते हैं, उनको गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। और टेंडर में क्या है कि हमारे जैसे लोग वो फ्रेम में नहीं आ सकते। उसका क्या है कि टेंडर में आपको 100 क्विंटल 200 क्विंटल 20 टन 30 टन ही खरीदनी पड़ती है। छोटे जो हमारे पास इतनी पूंजी नहीं होती है। तो मेरा गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम के थ्रू कि जो छोटे चक्की वाले, जो हम छोटे मिलों वाले हैं, उनके लिए टेंडर की जो शर्तें हैं वो बहुत नरम होनी चाहिए, ताकि हमको 10 क्विंटल की जरूरत हो, 5 क्विंटल की जरूरत हो, हम वो खरीद सकें, उनके साथ हम कंपटीशन कर सकें। बिल्कुल। और क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ही यही है कि वो हमारे देश के फार्मर्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनकी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ स्टार्टअप जर्नी कवर नहीं करते, हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जो सजेशंस ग्राउंड लेवल से आते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और वो उनका निवारण भी जल्द से जल्द करें। जो यूथ हमारा जॉब की तरफ सिर्फ झांकता है कि वही एक सिर्फ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और खेती किसानी की तरफ अभी नहीं बढ़ा पा रहा है अपने कदम, ये सोच के कि नहीं हम इतने पढ़ लिख के थोड़ी ना खेती करेंगे, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देने वाले हैं? हमारे देश में एक नारा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो मैं कहूँगा कि सेटल इन इंडिया, डोंट गो अब्रॉड, बाहर नहीं जाओ। और उसमें अब क्वेश्चन है, ये बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में कैसे सेटल हों। एग्रीकल्चर में, फूड बिजनेस में, खेती बाड़ी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे। बच्चों को मैट्रिक के बाद ही फूड का और फूड प्रोसेसिंग का, एग्रीकल्चर का विषय लेना चाहिए, उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। उनको जैसे हमारे सेटअप आए हैं ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और अब उसके बाद आगे बात पैसे की कि वो पैसा कहाँ से लाएं। उसके लिए माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन लोगों ने बहुत सी ऐसी योजनाएं, जैसे मुद्रा है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा है, उसमें 46% तो उनमें सब्सिडी है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं, ऐसे बहुत से हैं जहां वो ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। खेती बाड़ी में फूड इज ए बिग बिजनेस जी, इट्स ए बिग सेक्टर। तो देखिए काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर खालसा जी ने आपको दिया है कि जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ है। एग्रीकल्चर में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं एक बूम की तरह दिखाई देता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एग्रीकल्चर को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि अब वो ज़माना जा चुका है कि जब एग्रीकल्चर को ये देखा जाता था कि इसमें कोई संभावनाएं नहीं है, बल्कि आज जो देश का IIT वाला युवा है वो भी एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहा है। एग्रीकल्चर में नए नए शोध करके नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर हो चुका है। तो एग्रीकल्चर में बहुत आपके फ्यूचर के लिए आगे संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर को अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। खालसा जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। बहुत सारी अच्छी जानकारी आज हमें आपसे मिली है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में होने के लिए। थैंक यू। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा
फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं, पॉलिसीज़ दे रहे हैं। तो जो फार्मर्स हैं, खास करके यूथ है, वो उन पॉलिसीज़ को अपना के उनको अडॉप्ट करके काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਜਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓ, ਅੰਬ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਗਲਗਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ आमदनी हो जाती है। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी वही रहेगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका प्रोग्राम को लेकर जो फीडबैक हमें मिलता है उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं आप अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।